बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीक अरसार। रजी, हर शाख पे उल्लू बैठा है, जामे गुलिस्तां क्या होगा। जिन लोगों ने पाकिस्तान को लीड करना है, यानी जिनको हम लीडरान कहते हैं, वो लीड नहीं कर पा रहे, किसी भी सिमत से नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह यह है कि हम लोगों को एक अदम बर्दाश्त की कैफियत और सूरत हाल बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जहाँ सियासत के अंदर अदम बर्दाश्त एक सर्टन लेवल तक पहुँच गई, जिसके बाद हम लोगों ने जो देखा 9 मई को और उसके बाद होते हुए वो सारी की सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। लेकिन एक बात वाजे है कि एक आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया है। इसके पेश नज़र इस हुकूमत ने आज कुछ अनाउंसमेंट्स की हैं और उस अनाउंसमेंट्स के अंदर पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमत में कमी कर दी है, यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर आटे की कीमत के अंदर, घी की, कुकिंग ऑयल की कीमतों के अंदर कमी कर दी है, ओवरऑल आटे और गंदम की कीमतों के अंदर कमी कर दी है। नॉट जस्ट दैट, LPG की कीमत के अंदर 37 रुपये फ़ी किलो कमी की है। लेकिन इस सारे के साथ और सारे के सारे इकोनॉमिक इस्तेहकाम के साथ एक चीज़ जुड़ी है जो कि पाकिस्तान के अंदर अलहदा नहीं हो सकती, इकोनॉमी को अलग नहीं देखा जा सकता इस चीज़ से, और वो है सियासी अदम इस्तेहकाम। सियासी अदम इस्तेहकाम को सही करेंगे तो मामला आगे बढ़ेगा। इसी हवाले से हमारे आज के टॉपिक्स और टॉप स्टोरीज़ हैं वो मैं आपके सामने रखूँगी। मेरे साथ जो आज हम डिस्कशन करेंगे, जो मेहमानान होंगे उसके बाद उनको भी तारुफ करवाऊंगी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज की बड़ी खबर, और वो बड़ी खबर ये कि परवेज़ इलाही गिरफ्तार हो गए। एक ऐसे सियासतदान जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वैसे तो कोई जहनी तौर पर यकजा नहीं थे, वो बहुत सारे डिफरेंसेस थे, मेंटल डिफरेंसेस थे उनकी थॉट के और PTI की थॉट के, लेकिन PTI में डट के खड़े हुए और शायद गलत टाइम पे खड़े हुए, शायद गलत मौक़िफ़ के साथ खड़े हो गए और आज गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार कैसे हुए वो एक अलग कहानी है, उनके खिलाफ जो केसेस है वो भी मैं आपके सामने रखूंगी। दूसरी टॉप स्टोरी आज की हमारी ये होगी कि कौमी सलामती कमेटी का 15 रोज़ के अंदर ये दूसरा इजलास होगा जो कि कल तलब किया गया है। कौमी सलामती कमेटी के इस इजलास के अंदर क्या गुफ्तगू हो सकती है और क्या गुफ्तगू होनी है, इस हवाले से हम बात करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे खित्ते के अंदर मामला तेज़ी से बदल रहे हैं, इकॉनमीज़ थ्राइव कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। हमारे ही अपने रीजन के अंदर इकॉनमी के लिहाज से रशिया, चाइना और इंडिया तगड़ी इकॉनमीज़ है। ईरान, बांग्लादेश भी अच्छी इकॉनमीज़ है। हम किधर खड़े हैं, क्या सोचे बैठे हैं और किधर का सोच रहे हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। पहले 2 सेगमेंट्स के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे नासिर भाई चुगताई साहब, सीनियर एनालिस्ट है, बहुत शुक्रिया NBC आपने हमें ज्वाइन किया, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। कामरान यूसुफ हमारे साथ मौजूद होंगे, इज अ सीनियर जर्नलिस्ट, बहुत शुक्रिया कामरान आपने भी हमें ज्वाइन किया। नॉट जस्ट दैट, लास्ट सेगमेंट के लिए हमारे साथ खुर्शीद महमूद कुरसूरी साहब मौजूद होंगे, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनसे गुफ्तगू करेंगे। NBC सबसे पहले तो आज परवेज़ इलाही साहब की जो गिरफ्तारी हुई है, उनके खिलाफ करप्शन का एक लंबी लिस्ट है जो कि अगर सामने रखी जाए तो पता नहीं क्या क्या खुलेगा। 14 अप्रैल को एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज किया था परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ। परवेज़ इलाही साहब ने लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से रिश्वत ली थी, ये उनके ऊपर इल्ज़ाम है, और 2 अरब 90 करोड़ की अदायगी के एवज़ 12.5 करोड़ रुपए रिश्वत ली थी। डील मोहन्नस इलाही के दोस्त ज़ुबैर खान ने करवाई थी। परवेज़ इलाही ने 6.5 करोड़ रुपए वसूल किए थे और मोहन्नस इलाही और मोहम्मद खान भट्टी ने 5 करोड़, जबकि ज़ुबैर खान ने 50 लाख रुपए लिए थे, ये इल्ज़ामात हैं। फिर 29 अप्रैल आता है, परवेज़ इलाही साहब के घर पर पुलिस और एंटी करप्शन की टीम ने 8 घंटों तक ऑपरेशन किया, लेकिन कोई गिरफ्तार नहीं हो सका उधर से। फिर 3 मई की बात आती है, अबूरी ज़मानत 23 मई तक मंजूर हो जाती है परवेज़ इलाही साहब की, 23 मई आ जाता है। 23 मई को अबूरी ज़मानत 1 जून तक उसकी तौसी कर दी जाती है, एक्सटेंड कर दी जाती है। गुजरांवाला एंटी करप्शन कोर्ट ने अदम पेशी पर अबूरी ज़मानत खारिज कर दी थी। इंटरेस्टिंगली आज 1 जून है और 1 जून को उनकी गिरफ्तारी हो गई। NBC भागते भागते पकड़े गए परवेज़ इलाही साहब। इस उम्र में भागना और वो भी इस तरह के मामलात के ऊपर, क्या चल रहा है NBC? इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने छोड़ दिया जी कि वो गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी 4 व्हीलर गाड़ी की डिक्की में छुप गए थे, सुराख करके मैंने थोड़ी सी ताला इज्जत खोला रखी थी, इसलिए मैंने नहीं बताया था। चले आपने बता दिया, अब क्या कह सकते हैं। और पूरी खबर होनी चाहिए ना फिर तो, कि इतना बड़ा जीदार आदमी जो मतलब PTI में काम कर रहा हो, PTI का प्रेसिडेंट हो, PTI का मुतवक्को और मतलब एक्साइटेड हो सरबराही के लिए, वो डिक्की में छुप जाए। हमने सोफों का तो सुना था, सोफों के नीचे छुपने का। एनीवे,
परवेज इलाही साहब ने बड़ी गलती की, और मैं समझता हूँ सियासी गलती की। वो अच्छे सियासतदान हैं, शातिर सियासतदान हैं, शतरंज अच्छी खेलते हैं, लेकिन शतरंज के लिए दो प्लेयर चाहिए होते हैं। इनके साथ चौधरी शुजात नहीं थे। चौधरी शुजात की जो चालें हैं और जो हिकमत अमली है उनके साथ नहीं थी, तो ये बार बार इनके घर पे छापा पड़ा। बार बार कभी ये दाएं वो घर में छुप जाते थे, कभी बाएं घर में छुप जाते थे, कभी बीच वाले घर में छुप जाते थे। इनको गिरफ्तारी पेश कर देनी चाहिए थी, या तो कोर्ट में पेश हो जाते ठीक। पेशी पर, तो जमानत मनसूख नहीं होती। हम्म। वो पेश भी नहीं हुए, ना गिरफ्तारी दी इन्होंने, बल्कि फरार की कोशिश की बार बार। ये ग्रेस से गिरी हुई बात। एक ठीक। पॉलिटिशियन के लिए इससे अच्छी बड़ी बात नहीं है कि उसको पुरवकार तरीके से गिरफ्तार किया जाए। अब जिस तरह गिरफ्तार हुए, जिस तरह सड़क पे चल रहे हैं, जिस तरह गाड़ियां बिठाए जा रहे हैं, वो एक अजीबोगरीब मंजर है जो खुद उनके अपने लिए मुनासिब नहीं। मेरा ख्याल है कि मोनिस इलाही, ये ज्यादा इधर बताएं कामरान यूसुफ, कि मोनिस इलाही ने इनको बार बार मिसगाइड किया है, और मोनिस इलाही ने इनको एनबीसी एक इतनी सीधे तारीफें रास्ते। करते हैं परवेज इलाही साहब के, मोहन्नस ने बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया है, मैं बिल्कुल साथ खड़ा हूं। मैं बल्कि यही सवाल ले जाती हूँ कामरान की तरफ। कामरान, मोहन्नस इलाही बाहर से बैठ के ट्वीट कर रहे हैं, वालिद साहब के लिए आना गवारा नहीं है उनको इधर? हाँ, ये इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि शायद उनको भी पता है कि जैसे ही वो पाकिस्तान लैंड करेंगे, जो इस वक्त हालात हैं, तो शायद वो सीधा जेल ही जाएंगे। लेकिन मैं एनवीसी की एक बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। देखें, ये पहली दफा किसी सियासी जमात के साथ ऐसा नहीं हो रहा। इसमें आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि बहुत से मुकदमात सियासी बुनियादों पर भी बनाए जाते हैं, माजी में भी ऐसा होता रहा है। लेकिन ये तरीके इंसाफ या इनसे जुड़ी जो दूसरी जमातें हैं, ये पहली दफा हमने देखा है कि कैसे ये गिरफ्तारी से भाग रहे हैं। इससे पहले फवाद चौधरी साहब वाला सीन हमने देखा, फिर आज परवेज इलाही, इतने मंजे हुए पुराने सियासतदान हैं। जब आपको पता है कि गिरफ्तारी तो आपको देनी है, और मे भी हो सकता है कि आपका वो कंप्लेंट ठीक भी हो कि सियासी बुनियादों पर ये मुकदमात बनाए जा रहे हैं, तो ग्रेसफुली अगर आप अपनी गिरफ्तारी दे दें, तो उससे मेरे ख्याल में आपका जो कद काट है, एक जो अखलाकी जो पॉइंट है, वो ज्यादा स्कोर करने में आप हालांकि कामयाब होते हैं, पाकिस्तान के बजाय अंदर इसके तो कि आप भाग रहे गिरफ्तारी हैं। के बाद भागने का मतलब ये है कि शायद सियासतदान आप कहीं ना कहीं ग्रेजुएट छोड़ कर रहे दी हैं। जाया करते हैं, तो बड़े आसानी से गिरफ्तार, और स्पेशली ये वो जमात है जो अपने वर्कर्स को कह रही थी कि जेल भरो तहरीक चलाएं, तो इनके लिए तो बहुत आसान होना चाहिए था। ये भी कहता मर जाओ। वो एक्सट्रीम लेवल पे भी बिल्कुल चले सही गए। कह रहे हैं। राइट जी कामरान। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मौजूदा हालात में आई थिंक, और दूसरा वो बात आप जो मोहन सिलाई की कर रहे हैं, तो शायद वो अच्छे वक्त पे निकल गए हैं। और मुझे नहीं लगता वो बाहर बैठ के अच्छे ट्वीट्स तो कर रहे हैं, और अभी भी वो ये कह रहे हैं कि जो तहरीक इंसाफ के साथ हम खड़े हैं, बेशक वो इनको गिरफ्तार कर लें। मेरे ख्याल में ये तो उनको अपने वालिद साहब से पूछना चाहिए। अब वो गिरफ्तार हुए हैं, चंद दिन जेल के अंदर रहते हैं, या जो भी हिरासत में रहते हैं, तो क्या वो अपने बेटे के जो बाहर बैठे हैं उनके नुक्ते नजर से इत्तेफाक करेंगे? आई थिंक ये देखने वाली बात होगी। और ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वालिद साहब उनकी तमाम जो मुसीबतें हैं या जो भी मुश्किलात हैं वो बर्दाश्त करें, और वो मुल्क से बाहर बैठ के ट्वीट करें। आई थिंक इट डजंट मेक एनी सेंस। और ये बात भी अपनी जगह पे ठीक है कि परवेज इलाही की मेरे ख्याल में बहुत से फैसले शायद उन्होंने गलत किए भी होंगे, लेकिन कुछ जो फैसले थे जिस पर वो तहरीक इंसाफ को समझाते थे, जैसे पंजाब असेंबली को तोड़ने के हवाले से, वो उसके खिलाफ थे। लेकिन शायद तहरीक इंसाफ और जो मोहन सिलाई हैं वो इसके हक में थे। लेकिन परवेज इलाही अच्छी तरह से जानते थे कि ये जो काम हम कर रहे हैं उसका नतीजा हमारे लिए अच्छा नहीं निकलेगा। और वो लगता है कि आज एटलीस्ट वो खुद तो सच्चे साबित हो रहे हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट भी उनको आई थिंक अब पे करना पड़ उन्हीं को पे करनी पड़ रही है। जिन्होंने घसीटा था परवेज इलाही साहब को इस तरफ, वो नहीं कॉस्ट पे करे, वो बाहर बैठे हुए। लेकिन एनबीसी, ये बात तो वाजे हो गई है कि इदराक था परवेज इलाही साहब को कि गलत कर रहे हैं। उन्होंने बारहा मना किया कि जी असेंबलियाँ तहलील ना करें, उन्होंने मना किया कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ फजूल के भरने ना करें, उन्होंने मना किया कि आर्मी चीफ को ना आप बार बार उनको क्रिटिसाइज करें। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक डटे रहे, जिस टाइम पर बहुत सारे लीडरान, बहुत सारे पंछी उड़ के जा रहे हैं, और वो लोग जिन्होंने बेसिकली शायद इस जमात को इस तरफ धकेला, वो लोग भी छोड़ के जा रहे हैं या अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। उस टाइम पर ये क्यों नहीं मुस्ताफ़ी हुए, इन्होंने क्यों नहीं छोड़ी जमात? मेरी कराची में एक बहुत बड़े माहिर नफ्सियात से बात हुई थी, और टॉपिक यही था, बात सियासत की हो रही थी, और टॉपिक यही आया कि परवेज इलाही साहब ने ये किया क्या है कि आतिफ वजारत आला को हाथ से जाने दिया।
वजारत आला तो उनके पास आ गई थी। मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी वाले तैयार हो गए थे, उन्होंने जाने दिया। क्यों जाने दिया? तो उस डॉक्टर ने बताया मुझे, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वो, कि एक ख़ास उम्र में एक फ़र्द अपनी बचपन की तरफ लौटता है और उस वक़्त उसको अपनी औलाद बहुत अज़ीज़ हो जाती है। वो औलाद इतनी अज़ीज़ हो जाती है कि उसकी गलतियाँ, उसकी भयानक गलतियाँ भी उसको नज़र नहीं आती और वो उसके कहने पर अमल करता है। तो चौधरी साहब के केस में गालिबन यही हुआ है कि मोहब्बत, लाड, प्यार में जवान बेटा, और बेटा भी कैसा जो पिछले दौर हुकूमत में भी ठीक। साथ-साथ रहा, काम करता रहा, तो आप कह रहे चीफ हैं मिनिस्टर परवेज हाउस इलाही में। साहब के साथ भी यही हुआ है। एनबीसी, मुझे जरा ब्रेक की तरफ जाने दें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। उसके बाद फिर कौमी सलामती कमेटी के 15 दिन के अंदर 2 इजलास क्यों हो रहे हैं, क्या डिस्कस होना है और क्या मामलात है जो कि ऐसे अर्जेंट हैं, वो डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले कुछ परवेज इलाही की जो गिरफ्तारी हुई है, अब जरा बात करेंगे कौमी सलामती कमेटी का इजलास 15 दिन के अंदर 2 दफ़ा। पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी हालात दोनों ही चैलेंजिंग हैं। एक तरफ पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी हालात, सिक्योरिटी हालात को ऑटोमेटिकली, इकोनॉमिक हालात को ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट कर रहे हैं कामरान। दूसरी तरफ हम लोगों को ये भी नज़र आ रहा है कि हमारे रीजन बहुत तेज़ी से तब्दील कर रहा है। वी आर अनएबल टू कीप अप विद दैट। कल की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मुलाकात के अंदर आप क्या समझते हैं कि क्या चीजें ज़ेरे बहस आएंगी, क्या चीजें ज़ेरे गौर होंगी? आई थिंक चैलेंजेस तो जैसे आपने कहा कि इंटरनल और एक्सटर्नल मल्टीपल चैलेंजेस हैं, बट आई बिलीव के गिवन के जो लास्ट कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था 16 मई को, और उसमें आपको पता है कि एजेंडा वही था जो 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात हुए, फौजी तनसीबात के ऊपर जो हमले हुए। मेरा ख्याल है कि उसी की कंटिन्यूएशन में है। 16 मई को जो इजलास था, आपको याद होगा कि उसमें जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो इजलास हुआ था, उसमें उन्होंने जो लोग भी 9 मई के वाक़यात में मुलविस हैं, खास करके फौजी तनसीबात पर हमला करने में, उनको आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया था और उसको एंडोर्स किया था ज़ाहिर है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने, और उसके बाद फिर फेडरल कैबिनेट ने भी किया था। हमने देखा फिर बाद में गिरफ्तारियां भी हुई, बहुत से लोगों को हैंड ओवर भी किया गया मिलिट्री अथॉरिटीज के। तो आई बिलीव दैट ये कंटिन्यूएशन होगी उसी 16 मई का इजलास। लेकिन इसके अंदर एक और आई बिलीव इंपॉर्टेंट इशू, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी आमतौर पर सिक्योरिटी के मामला डिस्कस करते हैं, लेकिन अब जो पाकिस्तान की मईशत है, इट हैज ऑल्सो बिकम अ नेशनल सिक्योरिटी इशू। जो IMF के साथ हमारे मामलात हैं, आपको पता है कि अभी भी खटाई में पड़े हुए हैं। हालिया एक कंट्रोवर्शियल IMF की तरफ से जो स्टेटमेंट भी आया, जिसमें उन्होंने सियासी मामलात पर बात की। तो ऐन मुमकिन है कि ये जो दोनों मामलात हैं, खास करके 9 मई के वाकयात के बाद जो कुछ अभी तक की कार्रवाई हुई है इस पर, और दूसरा जो पाकिस्तान की मईशत है और IMF के साथ जो मामलात चल रहे हैं, कुछ उनके बयानात हैं, इस तनाजुर में आई थिंक बात होने का इम्कान है। और आपको वैसे भी पता है कि चंद रोज में, यानी कि 9 जून को बजट भी पेश हो रहा है। तो ये मामला भी मुझे लगता है कि दो चीजें, एक 9 मई के वाकयात और दूसरा जो आपकी मईशत है, आई बिलीव के ये टॉप ऑफ द एजेंडा होंगे। राइट। एनवीसी, डू यू एग्री विद दिस? यही चीजें डिस्कस होंगी आपकी नजर में भी? जी, मेरा ख्याल है बिल्कुल ये थोड़ा सा मैं ये इस पे इजाफा कर दूं कि पॉसिबल क्रैकडाउन जो है, जो सब कंटिन्यू है, उसके बारे में बात होगी शायद, और फर्दर जो पॉलिटिकल स्टेप्स हैं उन पर बात होगी, और गालिबन ज़्यादा सख्त इकदाम जो करने की पॉलिसी आ रही है उस पर भी बात होगी, क्या क्या इकदाम हो सकते हैं, पाबंदियाँ हैं, ये है वो है। मैं बेसिकली पाबंदियों के बिल्कुल खिलाफ हूँ, हम सब खिलाफ होते हैं किसी भी पाबंदी की। हम तो MPO के खिलाफ भी हैं भाई, कि MPO ही खराब कानून है, बैड लॉ है, लेकिन जो इस वक्त ग्राउंड सिचुएशन है वो यही है। एक बात मैं अर्ज कर दूं कि IMF ने जो प्रेशर डाला पाकिस्तान पर, वो गैर मामूली प्रेशर था। वो ऐसा प्रेशर था जिसका अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था और जिसका कयास भी नहीं था। लोग ये कहते हैं, बाज जानने वाले, कि ये एक पॉलिसी का हिस्सा था जिसके तहत पाकिस्तान को CPEC
से डिट्रैक्ट किया जाए किसी तरह, और पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है उसके बारे में भी कुछ बातचीत और कुछ गारंटी हासिल की जाए। शायद ये भी सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग है उसमें ये जेर गौर आए कि सी पैक पर कितना प्रेशर है, क्या हो रहा है, क्योंकि पिछले दौर में तो सी पैक तकरीबन सस्पेंड था, तकरीबन उस पर काम नहीं हो रहा था। अब काम होना शुरू हुआ है। अब कराची सर्कुलर रेलवे का जो प्रोजेक्ट है वो भी चाइना को भेजा जा रहा है, वेस्टर्न रूट बन रहा है, दूसरे रास्ते बन रहे हैं, काम हो बड़ा तेजी से शुरू हो चुका है। तो मेरा ख्याल ये है कि उस पर बात होगी, और यकीनी तौर पर पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत पर बात होगी। ये बात भी होगी कि कश्मीर में जो अब सूरत बनी है G20 के इजलास के बाद, वो क्या सूरत हाल है, वहाँ क्या हुआ है और वहाँ हमने क्या कामयाबी हासिल की है। राइट राइट। अच्छा कमरान, एक मसला यहाँ ये आ जाता है कि पाकिस्तान, जिस तरह अब हम IMF की बात कर रहे हैं और बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर हम लोगों को इंटरफेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये गैर मामूली है। हमें पता है कि PTI के ज़माने के अंदर भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती रही है और अच्छी खासी वाज़े तौर पर नज़र आती रही है। जर्नलिस्ट के साथ भी को बहुत अच्छा नहीं होता रहा, आपको खुद भी पता है इस बारे में। तो ऐसी सूरत हाल में एकदम से इस तरह से इंटरनेशनल प्लेयर्स की स्टेटमेंट्स देना, ये गैर मामूली नहीं है? ये कुछ अजीब सी सिचुएशन नहीं, अजीब सी चीज नहीं है? आई थिंक दो तरह की चीजें इसमें। एक तो जो अमरीकी कांग्रेस के अरकान है उनकी तरफ से बयानात आना, आई थिंक वो उस लिहाज से गैर मामूली जरूर है, लेकिन जाहिर है कि जो बहुत से तहरीक इंसाफ के ओवरसीज लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल पाकिस्तानी अमेरिकन, वहां पे लॉबिंग करना आसान है। ये तो इस लिहाज से आई थिंक उसका कहीं ना कहीं दैट वाज एक्सपेक्टेड। लेकिन जो IMF की तरफ से जो 2 रोज पहले बयान आया उनके जो मिशन चीफ हैं, दैट वाज आई बिलीव अनप्रेसिडेंटेड, क्योंकि जब उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की जो सियासी मामलात हैं वो जो आइन और कानून के दायरे में रहकर उसका हल निकालना चाहिए। मैं क्योंकि ये चीजें फॉलो भी करता हूं, तो बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये कभी भी पूरी दुनिया में और भी जगह पे IMF ज़ाहिर के प्रोग्राम है, इस तरह के सियासी मामलात के ऊपर कभी भी वो कमेंट नहीं करते। ये मेरे ख्याल में बहुत अनप्रेसिडेंटेड है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो हमें ये कह रहे हैं कि अगर जो भी आप किसी जमात के खिलाफ या कोई क्रैकडाउन कर रहे हैं, अगर आपकी फौजी तनसीबात के ऊपर, आपके स्टेट सिंबल्स के खिलाफ अगर हमला हुआ है, अगर आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो हमें शायद तहफुजात हैं, और फिर इसका जो IMF का जो प्रोग्राम है उसके ऊपर असरात मुरतब हो सकते हैं, which is strange and which is I believe very unprecedented. I believe given the fact ये तहरीक इंसाफ वही जमात है जो अमेरिका के ऊपर इल्जाम लगाती थी कि उनको निकालने में उनका किरदार है, और फिर उन्हीं की राइट राइट, आई कंप्लीटली एग्री विद दैट। कामरान यूसुफ साहब बहुत शुक्रिया, नासिर बेग चुगताई साहब बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने ज्वाइन किया। इट वाज अ प्लेजर हैविंग बोथ ऑफ यू इन द प्रोग्राम। इसके साथ ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे हम, क्योंकि बात कर रहे हैं इस रीजन की, हम बात कर रहे हैं बैरूनी प्लेयर्स की, IMF की। तो हम खुर्शीद महमूद कसूरी साहब से बात करेंगे, फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान के, कि हो क्या रहा है पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की स्टेटमेंट्स आना है, एंड सेकेंडली पाकिस्तान के इस रीजन के अंदर इतना बड़ा स्टेक होने के बावजूद भी इस तरह की स्टेटमेंट्स आना, व्हाई? आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान है, मंजब सियासतदान, आप जानते ही हैं किस तरीके से ही इज़ बीन वोकल अबाउट व्हाट वी आर डूइंग रॉन्ग। कसूरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। कसूरी साहब, इस पॉइंट पे दुनिया के अंदर एक बड़ी मैसिव तब्दीली आ रही है, और वो ये कि दुनिया यूनिपोलर हुआ करती थी, बड़ी दहाइयों तक यूनिपोलर रही है, अमेरिका का राज था, अब यूनिपोलर से मल्टीपोलर की तरफ बढ़ रही है। चाइना एक सुपर पावर बन चुका है, देयर इज नो डिनाइंग दैट। रशिया अपनी पावर, अपने जो स्ट्रेंथ है वो एग्जर्ट कर रहा है। यूरोप के अंदर भी हम लोगों को यूक्रेन की फॉर्म में नजर आ रहा है। लेकिन ऐसी सारी सिचुएशन के अंदर कसूरी साहब मसला ये है कि पाकिस्तान अपनी सियासत के अंदर ऐसा घुसा हुआ है और ऐसा एम्ब्रॉयल्ड है कि लगता है कि हम कंप्लीटली अनअवेयर हैं। इस सारी तब्दीलियां जो हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं इनसे, या हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम अपने मसाइल में इतना घिरे हुए हैं। इस तेजी से आने वाली तब्दीली के अंदर
आपको क्या लगता है पाकिस्तान को किस तरीके से डील कर रहे होना चाहिए, एंड व्हाई आर वी एट दिस पॉइंट इन टाइम? तो जो कौम इतनी बुरी तरह से डिवाइडेड हो और जहाँ हालात वो हों, तो एक ही लेसन है, और वो ये है कि कोई खारजा पॉलिसी कामयाब हो ही नहीं सकती अगर इंटरनल पीस सिक्योरिटी ना हो और गवर्नेंस के इश्यूज आपने सेटल ना किए हों। ये तो पुराना ही है, देयर इज नथिंग न्यू अबाउट इट। इवन वन पर्सन जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, हिज नेम विल कम टू मी, विलियम ग्लैडस्टोन, वो कुछ 4 दफ़ा वज़ीर आज़म बने हैं बरतानिया के। उन्होंने कहा था कि कोई खारजा पॉलिसी नहीं हो सकती विदाउट गुड गवर्नेंस एंड स्टेबिलिटी एट होम। तो इसमें हैरानी की बात नहीं, बट वी लकीली वी हैव a foreign office which is an institution. Unfortunately वो institutions भी एक ऐसे वक्त में काम नहीं प्रॉपरली कर सकती क्योंकि फोकस ही किसी का नहीं है। फोकस जो है सारा लड़ाई झगड़े में है, और उम्मीद करनी चाहिए, और हमारी इकोनॉमी भी इसकी शिकार है, नॉट जस्ट अ फॉरेन पॉलिसी। द क्विकर वी सेटल दिस, the better it would be for us. Right, the better it would be certainly for us. लेकिन कसूरी साहब, यहाँ सिर्फ हमारी फॉरेन पॉलिसी या इकोनॉमी सफ़र नहीं कर रही है। किसी ज़माने में पाकिस्तान अपनी अकेली स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट था। अब ऐसा लगता है कि हम इररेलेवेंट होते जा रहे हैं। इकोनॉमिकली तो हो गए, पॉलिटिकली हमारे हालात आप देख लें, डिप्लोमेटिकली हम लोग फोकस नहीं कर पा रहे, एज यू राइटली पॉइंटेड आउट। अब स्ट्रेटेजिकली भी वो मामलात नहीं है जैसे पहले हुआ करते थे। ऐसी सूरत हाल में अपनी खोई हुई रेलेवेंस और इज्जत कैसे वापस लेकर आए? देखिए, रिकवर तो हर हो जाएगी। इट्स अ बिग कंट्री ऑफ 250 million people, is very strategically located. The issues which are of concern, जो सारी दुनिया को मामलात जो हैं जिनके सारी दुनिया की नज़रें हैं, वो चीन, अमेरिका, रूस, हिंद, वो क्या हैं? एक तो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, पाकिस्तान की बैटल हार्डन्ड आर्मी, पाकिस्तान के मेहनत कश किस्म के लोग हैं, वो बिज़नेस हो या एग्रीकल्चर हो। अगर उनको मौका मिल जाए तो बहुत जल्दी अपने आप को असर्ट करते हैं, क्योंकि हमारी डिपेंडेंस लकीली गवर्नमेंट पे नहीं है। गवर्नमेंट हमारे मुल्क में एक हिंड्रेंस है, वो कोई एनेबलिंग एटमॉस्फेयर नहीं पैदा करती जिसमें या माहौल ऐसा नहीं बनाती कि एग्रीकल्चर हो या बिजनेस हो पनपे वो। लेकिन अगर इतना ही करें कि अगर पीस एंड सिक्योरिटी और मुल्क अपना जैसे चल रहा है, जैसे भी चल रहा है, वो चलाते जाएं, तो मेरा ख्याल है 8 महीने साल में इकॉनमी भी आपकी पनप सकती है। और इकॉनमी जैसे ही पनपेगी, और अपार्ट फ्रॉम इकॉनमी ये तो पता होना चाहिए ना फॉरेन पावर्स को कि आप जा किस डायरेक्शन में रहे हैं। तो जो क्योटिक सिचुएशन है, आई डोंट थिंक इट लास्ट लॉन्ग। एनीवे, आई एम नॉट दैट, आई एम एन ऑप्टिमिस्ट। आई डोंट थिंक जिस नहज पे हम पहुंच गए हैं इससे नीचे जा सकते हैं। तो अब यही है कि कहा यह जा रहा है कि जी बजट अब आएगा और उसके बाद इलेक्शन हो जाएंगे, और वो अक्टूबर की डेट दी जा रही है। और जो भी होगा, अगर ये मेरी उम्मीद ये है कि अक्टूबर में होगा, हालांकि हम सुनते रहते हैं इमरजेंसी ये वो, लेकिन प्रोविंशियल इलेक्शन तो पोस्टपोन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हो ही नहीं सकते। तो इसी उम्मीद यही की जा रही है कि ये जो अभी और अक्टूबर के दरमियान पीरियड है, इसको किसी तरह से हम मैनेज करके निकाल लें तो इंशाल्लाह वो वक्त निकल जाएगा। इलेक्शन होने चाहिए, फिर जिसको लोग सपोर्ट करते हैं वो इक़्तिदार में आए, और कोई जादू का नुस्खा है नहीं। वंस दैट इज़ डन, बेसिक स्टेबिलिटी जब आ जाएगी, तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी इकॉनमी पिकअप करेगी। एक तो ये बात है। नंबर 2, इकॉनमी जो है वो टोटली रिफ्लेक्ट फिगर्स से नहीं होती, क्योंकि एवरीबडी नोज आपकी आधी इकॉनमी जो है वैसे ही ब्लैक में है। तो जो भी फिगर्स दिखा रहे हैं डिस्मल, प्रोबेबली इन सम एरियाज वो डिस्मल है और इन अदर वो नहीं है, क्योंकि काफ़ी रिकॉर्डेड नहीं है आपकी इकॉनमी। लेकिन दिस डजंट मीन कि यू हैव एन अनएंडिंग स्पेस, को लिमिट नहीं है आपकी कि ये लिमिटलेस है। एक आपके पास एक ख़ास पीरियड है, नहीं तो आपकी जो दूसरी इकॉनमी भी है,
जिसको अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी वो भी है, hit होगा। उसके ऊपर भी असर पड़ना पड़ जाएगा। राइट राइट कसूर साहब, अभी आपने दो बातें कही हैं, एक इकोनॉमी की और एक अब से लेकर अक्टूबर तक का सफर गुजर जाए। अब जरा इनको जोड़ कर देखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी हम आईएमएफ की बात कर रहे थे कि आईएमएफ की पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज हैं इधर की, उसके ऊपर भी कमेंट्स आ गए, उसके ऊपर भी स्टेटमेंट्स आ गए, व्हिच इज वेरी अनप्रेसिडेंटेड, वेरी स्ट्रेंज एज वेल एट द सेम टाइम। आईएमएफ का ये काम नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ डार साहब बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। आयशा गौस पाशा साहिबा ने भी कहा है कि जी प्लान ए नहीं तो प्लान बी से, यानी गवर्नमेंट एज सच कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। एट द सेम टाइम हमें समझ नहीं आ रही है एक आम आदमी को कि अब से लेकर अक्टूबर तक का टाइम कैसे गुजरेगा। देखिए, इनको भी पता है हुकूमत को कि अगर अक्टूबर में इलेक्शन होने हैं तो पहले तो इंटरिम सेटअप आएगा ना, तो ये बजट दे के जो इंटरिम सेटअप आएगा वो हैंडल करेगा। प्रोबेबली एंड होपफुली वो लेस कंट्रोवर्शियल होगा देन द करंट जो एडवर्सरीज हैं। अगर वो लेस कंट्रोवर्शियल होगा तो ये 2-2.5 महीने जब निकलते हैं, जो आप कह रही हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, मे बी ही नोज थिंग्स जिनका हमें इल्म नहीं है, शायद उनको ऐसी एश्योरेंस हो। लेकिन एश्योरेंस क्या होगी? यही होगी ना, कोई दोस्त हमारी मदद को आ जाएगा। कितनी देर हम इसी पे चलते रहेंगे तकिया करके कि आज फलां मदद करेगा, आज फलां मदद करेगा। एक वक्त था कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए पाकिस्तान रोल मॉडल था। फिर एक वक्त था, मुझे अपना याद है कि जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था तो एक साल में चाइना की जीडीपी ग्रोथ 9.2 थी और पाकिस्तान की 8.6 थी, जो कि दुनिया में नंबर 2 था। और जो ये गोल्डमैन सैक्स ने प्रेडिक्ट किया था कि पाकिस्तान N11 जो इमर्जिंग कंट्रीज हैं उनमें होगा। इसका मतलब है इस मुल्क में पोटेंशियल है, गिवन सम पीस एंड स्टेबिलिटी। तो ये नहीं कि इसलिए हम ये समझें कि खुदा ना खास्ता, लेकिन वार्निंग ज़रूर है कि हम अपने हालात को ठीक करें। और हालात सबको पता है, पाकिस्तान उस तरह अब नहीं चलाया जा सकता। पहले पीछे 75 साल चलाते रहे। आईएमएफ भी आंखें बंद कर लेता था, वॉशिंगटन से एक कॉल आती थी और आपके उस वक्त नंबर्स ठीक नहीं होते थे, जब आपके पैरामीटर्स भी ठीक नहीं थे तो आईएमएफ मान जाता था। तो अगर आप ऑप्टिमिस्ट हो तो आप इस नतीजे पे भी पहुंच सकते हैं कि अब आपकी इस तरह हाथ पकड़ने को कोई नहीं आएगा, जिसका मतलब है कि आप खुद अपने पाँव पे खड़ा होना सीखेंगे। और आपको करना क्या है? आपने अपने एजुकेशन सेक्टर को, अपने हेल्थ सेक्टर को, आपने आम लोगों के लिए ऐसा बनाना है कि आफ्टर ऑल ये जो जितने मुल्क है इंक्लूडिंग चाइना, सब पाकिस्तान से पीछे थे। मुझे खुद याद है कि मुझे इनवाइट किया गया था इवन बिफोर आई वाज फॉरेन मिनिस्टर बाय द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो मैंने शंघाई में लीड की। जब मैं उतरा तो मैंने कहा हो, ये तो मुझे कराची याद आ गया। तो चाइनीज़ बड़े खुश हुए कि वो समझते थे वाह वाह कराची कितना ज़बरदस्त शहर है और ये शंघाई को कह रहे हैं। ये देखते देखते जो वक्त बदला है, हमें पता है कि हमने क्या नहीं किया। अब वक्त आ गया कि हम वो हर काम करें जिसको आजकल बहुत तवातुर से कहा जा रहा है, री इमेजिन पाकिस्तान। मैं तो कह रहा हूँ बस ऑप्शन ही कोई नहीं एक्सेप्ट टू री इमेजिन पाकिस्तान। एंड सिंस आई बिलीव देयर इज़ नो ऑप्शन, और एक लिहाज से अच्छा ही है कि आईएमएफ भी आपको वो जो है पूरी तरह से स्क्वीज कर रहा है। और क्या कर रहा है? क्या पे टैक्स लगाएं? भाई क्यों नहीं लगाते? जो लोगों पर टैक्स लगना है उन पर लगा दें, यानी गरीबों पे ना लगाएं, बल्कि गरीबों पे तो खर्च करें। यू शुड इन्वेस्ट ऑन द पुअर। लेकिन आप कई ऐसे हल्के हैं उनको आप टैक्स करना ही नहीं चाह रहे, क्योंकि आप अपने इलेक्शन में मसरूफ़ हैं, जो भी पार्टी हो। मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा। आपको इतने बड़े बड़े ज़ख्म लग रहे हैं, ये जो सफ़ेद हाथी आपने स्टेट एंटरप्राइजेस पाली हुई हैं, इसका सिवाय उन लोगों के जो उसको चला रहे हैं अफसरान, किसी को फ़ायदा नहीं, बल्कि लेबरर्स को भी फ़ायदा नहीं है। तो मैं इसलिए समझता हूँ कि आपको अब डे ऑफ रेकनिंग आ रहा है, और वो क्योंकि आपके पास अब स्पेस कम है, तो मेरा ये ख्याल है कि जो री इमेजिनिंग पाकिस्तान का अब इतना जिक्र हो रहा है, तो इंशाल्लाह कुछ हो भी जाएगा। कसूरी साहब, आपने 2 दफ़ा री इमेजिनिंग पाकिस्तान का जिक्र किया। ये तो वही री इमेजिनिंग पाकिस्तान तो नहीं है जो मिफ्ता इस्माइल साहब, शाहिद खान अब्बासी साहब ये आजकल आगे लेकर चल रहे हैं। आप सपोर्ट करते हैं उस री इमेजिनिंग पाकिस्तान को जो मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खान अब्बासी वाला?
नहीं, मैं तो 100% सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं तो बड़ी देर से ही समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान इस तरह नहीं चलाया जा सकता जैसे हम चलाए जा रहे हैं। ये इसको बदलना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो सिर्फ एक खास तबके के लिए अवेलेबल है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स एक खास तबके के लिए अवेलेबल है। Right. आपके यहाँ तो जो आपके बच्चे हैं वो तो उनकी स्टंटेड ग्रोथ है। इसके ऊपर डॉक्टर इशरत हुसैन बहुत कुछ लिख चुके हैं। ये एक नहीं 20 लोग जो सोचने समझने वाले हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं ठीक। कि आपको अपने तौर तरीकों को बदलना पड़ेगा। That's तो interesting. जब आपके तौर तरीके बदलेंगे तो इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको खुद सीरियसली ऑटोमेटिकली लेगी। उस तरीके से अभी देखने लग जाएगी। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। और मेरे लिए खबर है कि आप वो वाला री इमेजिनिंग पाकिस्तान जो मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खान अब्बास साहब वाला है उसको सपोर्ट करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट बिकम्स ऑफ इट इन फ्यूचर। फिलहाल के लिए और इस हफ्ते के लिए अनीका निसार को इजाज़त दीजिए। कल भी बहुत सारी अहम खबरें होंगी, बट विल मीट ऑन मंडे। अल्लाह हाफिज़ नासिर।